या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषय इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोगों ने कल पांडुलिपियों के प्रकारों की चर्चा की और लिपिक और जो कर्ता है उसको जाना, यानी कि लेखक और ग्रंथकर्ता में क्या अंतर है और जो है वो किसको लैया कहा जाता था, किसको रचनाकार कहा जाता था, इन चीजों को भी हमने कल जाना। साथ ही हमने ग्रंथ की रचना प्रशस्ति के विषय में भी चर्चा की कि यदि किसी ग्रंथ का कैटलॉग बनाना है अथवा उस ग्रंथ में रही हुई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन करना है तो हमें वो चीजें कहाँ से मिल सकती हैं, इस विषय में भी हमने चर्चा की। और हमने देखा कि जो ज्यादातर जानकारियां हमको प्रशस्ति से मिलती हैं, जिसे कॉलोफोन अथवा पोस्ट कॉलोफोन के नाम से जाना जाता है। जो कॉलोफोन होगा उसे रचना प्रशस्ति कहेंगे और वो ग्रंथकर्ता की होगी। तो ग्रंथकर्ता वहां ग्रंथ का नामोल्लेख भी करेगा और ग्रंथ लेखन का क्या परिस्थितियों में लिखा है, क्या कारण है या उसका क्या महत्व है, और उनके अपने गुरु शिष्य आदि परंपरा का भी वह उल्लेख कर सकता है। समय का भी वहां जो है उल्लेख मिल सकता है कि किस समय उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और प्रतिलेखक पुस्तिका में अर्थात तो पोस्ट कॉलोफोन में हमें उस पांडुलिपि की के विषय में जानकारियां मिलेंगी। वो जो लिपिकार है, जो लेखक जिसको कहा गया है, वो अपनी और अपने जो है गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख वहां करता है। किस समय में वो उसे लिख रहा है, वो लेखन के समय का भी उल्लेख करता है। उस समय ऐतिहासिक राजनीतिक क्या परिदृश्य थे उसका भी उल्लेख करता है और समय भी वहां से हमको मिलता है। तो हम वहां से जो है हमें पता चल जाता है कि पांडुलिपि किस समय की है। इसलिए रचना प्रशस्तियों अथवा प्रतिलेखन प्रशस्तियों का बड़ा महत्व है। ग्रंथ संपादन में करते समय हमको वहां से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इस विषय में भी हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। फिर हमारा जो है लिपिकार के प्रकार भी हमने देखे कि वो लैया है कितने प्रकार का हो सकता है। पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लिखने वाला, किसी धर्म विशेष के ग्रंथों को लिखने वाला, और या फिर कुछ कोई एक लिपि, एक या दो लिपि का विशेष जानकार। तो ऐसे भी जो है लैया लिपिकार होते थे। और लेखक के गुण दोषों की भी हमने चर्चा की, जिसमें बताएगा कि सर्व देशाक्षरा विज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः लेखकः कथितो राजा राज्य सर्वाधिकरणेषु वै। वो जो लेखक है वो सभी अधिकरणों में श्रेष्ठ होगा। एक मिनट जी सर, हेलो जी। हरिओम। तो वो जो लेखक है सर्व देशाक्षर विज्ञ होना चाहिए, अर्थात एक से अधिक लिपियों का ज्ञाता, सर्वशास्त्र विशारद, सभी शास्त्रों में उसकी जो है ज्ञान हो, और वो जो है सर्व अधिकरणों का जानकार हो।
वो राजा की तरह जो है उसको दर्जा दिया गया है। दूसरा और लेखक की के विषय में एक श्लोक हमें गरुड़ पुराण में जो मिलता है, तो वह उल्लेख है कि मेधावी वाक्पटु प्राज्ञ सत्यवादी जितेंद्रिय। वह मेधावी हो, बुद्धिमान हो, वाक्पटु हो, वाक चातुर्य उसका हो, सत्यवादी हो, सत्य बोलने वाला हो, सत्य बोलेगा तो जो है सत्य लिखेगा भी, असत्यवादी कई बार असत्य लिख सकता है, इसलिए सत्यवादी होना चाहिए। जितेंद्रिय हो, इंद्रियों पर उसका काबू हो, जिससे कि ज्यादा समय तक बैठ करके ज्यादा लेखन कर सके। और सर्वशास्त्र समालोकी, सभी शास्त्रों को समान दृष्टि से देखने वाला हो। ही एस साधु सलेखक, वह सज्जन पुरुष ही लेखक कहा गया है। कल हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। लिपिकर्ता का हमने महत्व भी कल देख लिया था। हमने लिपिकार के विविध प्रकारों, लिपिकार को जो है लेखक, लहिया, लिपिकर जो कहा जाता है, उसके विविध प्रकारों की भी चर्चा की। फिर प्रतिलिपि में की गई विकृतियां और उनके परिणाम। तो आज हम चर्चा जो करेंगे विशेष रूप से वो ये विषय है कि प्रतिलिपि करते समय की गई विकृतियां और उनके परिणाम। इसका मतलब होता है कि जब कोई लहिया, कोई लिपिकार किसी ग्रंथ का प्रतिलिपि कर रहा है, अर्थात एक कॉपी तैयार कर रहा है, लिप्यंतर कर रहा है। प्रतिलिपि का मतलब है, हाँ, प्रतिलिपि का मतलब लिप्यंतर नहीं, प्रतिलिपि का मतलब है जैसा एक सामने उसके पास जैसा पाठ है, जैसी लिपि में लिखी हुई जो कॉपी है, उसी की दूसरी कॉपी तैयार करना। अर्थात एक लिपि की दूसरी लिपि तैयार, दूसरी एक प्रति की दूसरी प्रति तैयार करना, प्रतिलिपि। एक प्रकार से जेरोक्स कह सकते हैं। फोटोस्टेट करते समय हम फोटोस्टेट की मशीन में जो जैसा लिखा हुआ रखते हैं वैसा ही निकल करके प्रिंट आता है। तो प्रतिलिपि का मतलब यही है कि जैसा सामने वाली उसके पास जो प्रत रखी हुई है, आदर्श प्रति, उसी के जैसी दूसरी कॉपी तैयार करना। इसीलिए जो अच्छे लेखक होते हैं, लिपिकार होते हैं, वो उल्लेख करते हैं ग्रंथ प्रशस्ति में, अपनी रचना ये प्रतिलेखन प्रशस्ति में, कि यादृशम दृष्टम मया तादृशम लिखतम, शुद्धम अशुद्धम व मम दोषो न दीयते। जैसा मैंने देखा वैसा लिखा। अर्थात सामने वाली जो कॉपी थी, और लैया को कहा भी जाता था कि आप कॉपी करते समय इसमें अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पाठ को छेड़ना नहीं, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको देख करके दूसरा कॉपी लिखना है। इसलिए उनको यह भी कहा जाता था शुद्ध अशुद्ध जैसा भी है वैसा ही बनाना है, अपनी तरफ से गलती नहीं करना है। सामने वाले ने अगर उसमें प्रति में कोई गलती की है तो उस गलती को ही छाप, तब वो अपने बचाव के लिए लिपिकार वहां अंत में लिखते हैं कि यादृशम दृष्टम मया तादृशम लिखितम, जैसा मैंने देखा वैसा लिखा, शुद्धम अशुद्धम व मम दोषो न दीयते। अब इसमें कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है उसमें मेरा दोष नहीं, मुझे दोष मत देना। तो उसमें प्रतिलिपि करते समय सारी गलतियां होने के चांस रहते हैं, गलतियां होती है, क्योंकि एक ही कॉपी से अनेक सारी कॉपियां तैयार करनी है। कोई भी ग्रंथ, अभी हमें बहुत सारे ग्रंथों की 10-10 20-20 प्रतियां मिल जाती हैं, और जो अच्छे पॉपुलर ग्रंथ हैं उनकी तो हो सकता है कि 100-100 कॉपियां भी मिल जाएं। इसका मतलब 100 लिपिकारों ने 100 स्थानों पर अलग अलग समय में वो कॉपियां की हैं। स्वाभाविक है कि सबके अक्षर एक जैसे नहीं होंगे, अक्षर लिखने की जो शैली है वो एक जैसी नहीं होगी। कोई बहुत सुंदर लिखता होगा तो कोई जो है कहीं अक्षरों की बनावट सुंदर नहीं करता होगा, अथवा किसी किसी व्यक्ति पर प्रांतीय भाषाओं का, लिपियों का कुछ
प्रभाव भी हो सकता है, और जिस कारण से वो जो है गलतियां कर रहा हो, तालव्य श के स्थान पर दंत स का ही प्रयोग करता हो, मूर्धन्य श का प्रयोग वो ना करके सिर्फ दंत स का ही सब जगह प्रयोग करता है, अथवा ह्रस्व इकार दीर्घ इकार की मात्रा का विभेद उसको पता नहीं चलता, ई ऊ की मात्रा में वो गलतियां करता है। तो ऐसे भी लिपिकार होते हैं कि जिनसे गलतियां होती हैं। कहीं कहीं प्रमादवश वो एक दो लाइन को जो है छोड़ देता है, कहीं दूसरे काम में भी उसका मन लगा हुआ है, तो इस कारण से कुछ अक्षर उससे छूट जाते हैं। ऐसे भी जो है गलतियां होती है। तो उन गलतियों, तो इन्हीं को कहा गया विकृतियां, प्रतिलिपि में की गई विकृतियां। विकृति अर्थात वो पाठ को बिगाड़ दिया, जो पाठ जैसा होना चाहिए था उससे भिन्न पाठ कर दिया। जैसे मैंने कल बताया कि उसको लिखना था पौषधशाला, लिख दिया औषधशाला, पाठ बदल गया। अथवा ह्रस्व इकार की जगह दीर्घ इकार लगा दिया, अथवा स की जगह ह लिख दिया। तो उस कारण से जो विकृतियां होती हैं उनके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पूरे पाठ के अर्थ ही बदल जाते हैं। मूल कर्ता कुछ और कहना चाह रहा था, प्रतिलिपिकार ने एक अक्षर या एक मात्रा का लोप करके या उसमें नया अक्षर या नया मात्रा को जोड़ करके उसके अर्थ को बदल दिया। तो क्या होगा, जो मूल कर्ता है उसका पाठ ना जो है कहीं अंधकार में चला जाएगा और दूसरा पाठ उसकी जगह आ जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो ग्रंथ की प्रकृति है, ग्रंथ का जो ध्येय है, वो सब परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि आपने आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक जो है एक चौपाई है रामायण की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसको लेकर के समाचारों में अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा विवाद था। और कुछ विद्वानों ने उसका जो है, क्योंकि वहां पे जो नारी शब्द है उसको लेकर के और शूद्र शब्द को लेकर के लोगों ने उसका विरोध किया कि अरे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, जैसे ढोल को जितना पीटेंगे उतना अच्छे से बजेगा, शूद्र व्यक्ति है उसको भी जो है पीटेंगे, पीटने से वो ठीक से काम करेगा। और यानी ताड़ना मतलब पीटना, या जो है इस ऐसा अर्थ घटन करके उससे क्या हुआ कि जो समाज के जो नीचे तकवे के कुछ लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, वो लोग भड़क गए कि अरे ये देखो ये तुलसीदास जी हम लोगों को पीटने की बात करते हैं। महिलाओं को भी उसमें जो है लोगों ने गलत अर्थ बता करके उनको भी भड़काया कि देखो ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इन सब को जो है सकल ताड़ना के अधिकारी बता रहे हैं तुलसीदास जी की, ये सब जो है इनको ताड़ना देते रहना चाहिए, डांटते रहना चाहिए। तो उस कारण से पूरी दुनिया में ये विवाद हो गया। लेकिन वहां था क्या, शब्द है वहां ढोल गंवार, शूद्र की जगह है क्षुद्र, ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी। वो क्षुद्र शब्द है वो विशेषण है, किसके लिए, पशु और नारी के लिए। उसका अर्थ ऐसा निकलता है कि ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न मतलब ध्यान रखना, तो ताड़ने का मतलब वहां पीटना नहीं, ध्यान रखना अर्थ होता है। तो और इसका अर्थ निकलता है कि ढोल है अथवा कोई गंवार व्यक्ति है या फिर क्षुद्र पशु है। क्षुद्र पशु मतलब कोई पशु ऐसा जो कि विकृत स्वभाव वाला, विकृत स्वभाव वाला मतलब चंचल स्वभाव वाला,
बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं कि उसके पास, आप गाय के पास जब दूध लेने जाएंगे या उसके पास से जब भी निकलोगे, वो जो है पैर पैर उठा के लात मार देता है। तो उनका जो है ताड़ते रहना है, उनका ध्यान रखना है। ढोल गंवार, ढोल है, अगर ढोल को आप, अपने ढोल को आप स्वयं जो है संभाल करके नहीं रखेंगे, दूसरे को दे देंगे, तो वो उसको एक ही दिन में फोड़ फाड़ देंगे। इसलिए ध्यान रखना है। गंवार व्यक्ति, गंवार व्यक्ति जो उद्दंड स्वभाव का है, या फिर किसी का जो है दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रख, ध्यान ध्यान देना है, उसको साथ में लेकर के चलना है, जहां गलती करता है वहां उसको समझाना है। तो ढोल गंवार क्षुद्र पशु, क्षुद्र पशु मतलब जो है विकृत पशु, यानी कि जो थोड़ा चंचल स्वभाव वाला पशु। और नारी, नारी भी के लिए भी वहां क्षुद्र शब्द आया है, और यानी कि वो चंचल स्वभाव की नारी, जो कि उस, ऐसा ऐसा होता है, किसी किसी का स्वभाव इतना चंचल होता है कि वो क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोचे बिना कुछ बोल देते हैं। उस कारण से उनको कई बार डांट भी खानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्वभाव वाले इन चीजों का जो है शकल ताड़न के अधिकारी, उसको हमेशा सतत उसका ध्यान रखना है, ऐसा अर्थ निकलता है उसका। जो, तो वो क्षुद्र की जगह जब शूद्र हो गया, शूद्र पशु नारी, तो वहीं से विवाद, इंटरनेशनल विवाद खड़ा हो गया। तो ऐसा जो है शब्द विकृत हुए हैं ग्रंथों में, लिपिकारों से कई बार अनजाने में गलतियां हुई हैं, कई बार जानबूझ करके भी वो गलती कर देते हैं। उस कारण से क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं कि परिणाम बाद में आने वाली पीढ़ियों को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उस कारण से जो है समाज में एक विखंडन की स्थिति हो सकती है, आपस में लोगों में लड़ाई हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण उसके कारण से जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रतिलिपि में की गई विकृतियां और उनके परिणाम, इसका मैंने सामान्य परिचय आपको दिया। अभी हम इस पुस्तक में क्या लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें जहां कहीं कुछ अलग होगा उसको मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा। तो ये कह रहा है कि किसी लिपिकर्ता के असुंदर लेखन या अशुद्ध लेखन के द्वारा कभी कभी बड़ी भयंकर भूलें हो जाती हैं। लिपिकर्ता यदि सुंदर लेखन नहीं कर रहा है, तो भी कुछ भयंकर भूल होने का चांस रहता है। जो कुछ लिपिकर्ता ने लिखा, उसे यदि पाठक सही ढंग से नहीं समझ सकता, क्योंकि वो लिख तो पाठकों के लिए रहा है, और यदि लिपिकर्ता ने लिखा है उसको पाठक समझ ही नहीं पा रहा, तो कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाया करते हैं। अर्थ कुछ और था, अलग अर्थ हो जाता है। मौर्य शासन काल में लेखक या लिपिकर्ता प्रशासनिक तंत्र या एक प्रमुख सदस्य हुआ करता था। मौर्य शासन काल में भी जो लिपिकर्ता है वो क्या होता था कि प्रशासकीय तंत्र का हिस्सा होता था, एक प्रमुख सदस्य होता था वो। क्योंकि प्रशासन प्रशासन के जितने काम है लिखने लिखे जाते थे, एविडेंशियल काम जो है उनके तैयार होते थे, तो वो व्यक्ति इन कार्यों में जो करता था वो राज परिवार का जो है बड़ा ही एक उस राज समुदाय का एक अभिन्न अंग होता था। आजकल के पीए या स्टेनो की तरह का व्यक्ति वो था। आजकल जैसे पीए होता है, स्टेनो जो टाइपिस्ट होता है, पर्सनल असिस्टेंट, ऐसे वो लिपिकार होता था, राजा का मतलब पर्सनल व्यक्ति होता था। 7वीं सदी के एक आदेश अर्थात लेख निर्माण ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार लेखक राजा के निजी सचिवों में सम्मिलित था। तो वो लेखक राजा का निजी सचिव होता था। उसके अधिकार और कर्तव्य भी बढ़े हुए थे, बहुत सारे अधिकार भी होते थे, कर्तव्य भी थे। राजकाज से आने जाने वाले पत्रों का पढ़ना और व्याख्या कर अर्थ बताना उसका कार्य था। क्योंकि उस समय सब लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, तो राजकीय कार्यों में यदि कहीं से कोई पत्र आया है तो उसका जवाब देना, उसे पढ़कर राजा को समझाना। कई बार गुप्त कोड में भी कुछ लिखा हुआ आता था, तो उस गुप्त संज्ञाओं का भी वो जानकार हो, तो उनको
ठीक से वो समझ पाएगा। इस कार्य में जरा सी असावधानी से चाहे लेखक से हुई हो या पाठक से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती थी। इसमें अगर कुछ थोड़ी सी भी असावधानी हो गई तो जो है उसके कारण बड़ी समस्या हो जाती थी, क्योंकि उसने लिखा कोई पत्र आया संधि के लिए, और वो संधि को जो है उसको राजा को बता दिया कि नहीं है, ये आपसे लड़ाई करने आ रहे हैं। तो वहां जो है पता चला कि वो उसको बंदी बना लिया। संधि और बंदी जो है, बात थी संधि की, पढ़ दिया उसने बंदी, तो व्यक्ति को बंदी बना लिया। तो उससे क्या है कि विवाद बढ़ जाता है। तो इस कार्य में जरा सी असावधानी से चाहे लेखक से हुई हो पाठक से, चाहे वो लेखक की गलती हो या पाठक की, दोनों ही, लिखने वाले ने तो संधि लिखा, पढ़ने वाले ने बंदी कर दिया, या फिर पढ़ने वाले ने बंदी बंदी लिखा था, इसको बंदी बना, लिखने वाले ने बंदी लिखा था, पढ़ने वाले ने कह दिया संधि, इसको संधि करने के लिए आया है। तो उसके कारण से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हरीश ने अपने कथा को उसकी 24वीं कहानी में लिखा है कि एक लेखक महारानी और मंत्रियों के साथ राजभवन में रहता था, और वो राजभवन में ही उसका आवास होता था। उसकी उपस्थिति में महाराजा के जो पत्र आते, उन्हें पढ़कर लेखक उनका अभिप्राय बताता था महाराज के कहीं से भी, क्योंकि सब लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं थे, और उस समय ये जो है संचार का माध्यम सिर्फ पत्र वगैरह ही थे, मोबाइल वगैरह नहीं था। तो वही जो है उनको पढ़ करके उसका अर्थ बताता था। एक बार एक राजा ने किसी उपाध्याय के बारे में पत्र लिखा था कि उसे सुगंधित उबले चावल, घी तथा मछली दाल भोजन में दिया जाए। किसी राजा ने लिखा कि इसको जो है सुगंधित उबले हुए चावल दें, मछली और दाल दें भोजन में। लेखक ने पत्र पढ़ते समय मछली का अर्थ काली स्याही लिखा। अब जो है वो लेखक ने कहा कि जब वो पत्र पढ़ते समय जो है मसी का अर्थ भी लिख दिया उसने, काली स्याही दी, मसी माने काली स्याही। तो उसको जब भोजन परोसा गया तो उसको साथ में एक कटोरी में काली स्याही भी दी गई, अर्थात कोयले की काली स्याही घी में घोलकर चावल के साथ खाने को दी जाए, इसका अर्थ ये निकल गया। इस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो गया। लेखक या लिपिक के असावधानी पूर्ण लेख का एक उदाहरण और देखें कि एक बार एक सेठ के मुनीम ने उनके घर पर लिखकर भेजा कि आज सेठानी अजमेर, आज सेठ जी अजमेर गए हैं। उसके मुनीम ने लिख के भेजा घर पे कि आज सेठ जी अजमेर गए हैं, और बड़ी बही को लेते आना। और उन्होंने कहा कि बड़ी वाली बही जो है बही खाता उसको लेते आना। इस पंक्ति के पाठक से इसे यूं पढ़ा, इस पंक्ति को पाठक ने क्या पढ़ा कि आज सेठ जी अजमेर गए हैं। तो अजमेर की जगह जो है अज को उसने काट दिया, और पाठ बन गया कि आज सेठ जी मर गए हैं। अजमेर को उन्होंने मर कर दिया कि आज सेठ जी मर गए हैं, और बड़ी बही को ले आना, बही की जगह उन्होंने बहू समझ बहू कर दिया कि मर गए तो बड़ी बहू को लेते आना। तो देखिए इस कारण से क्या हुआ, सिर्फ छोटी सी गलती के कारण पूरा पाठ बिगड़ गया और पूरा कहानी का ही जो है अलग रुख हो गया। आपने देखा कि अजमेर गए को आज मर गए, एवं बही को बहू, और पढ़ने से क्या हो सकता है, इतनी सारी जो है आ, एक छोटी सी गलती के कारण जो है इतना सारा परिवर्तन पाठ में हो सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका जो है लिपिकार के द्वारा यदि कुछ भूल होती है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, अर्थात ग्रंथों में भी वो लिपिकार कई बार उसको शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो वो उस शब्द को और जो है अपने अर्थ की दृष्टि से कुछ अलग तरह का जो है बना देता है। ठीक है, उस कारण से वो पाठ में एक नया जो है पाठ आ जाता है, और नए पाठ के कारण फिर क्या होता है कि
शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पांडुलिपि की भूलों के निराकरण का उद्देश्य फिर है कि पांडुलिपियों में जो भूलें होती हैं, गलतियां हो जाती हैं लिप्यंतर के समय या प्रतिलिपि के समय, तो उनको जो है निराकरण कैसे हो, निराकरण का उद्देश्य क्या है। तो बताया गया कि किसी पांडुलिपि में प्राप्त लिपिगत विकृतियों का संबंध लिपिकर्ता से ही होता है। लिपिगत जो भी विकृतियां होंगी उसका जिम्मेदार लिपिकर्ता, लिपिक होगा। अतः पांडुलिपि वैज्ञानिक को पांडुलिपि संपादन करते समय उन सभी संभव भूलों का निराकरण करना आवश्यक होता है। अतः उन संभव भूलों का निराकरण करना चाहिए। उन भूलों का निराकरण मुख्यतया मूल प्रति के उद्देश्य से किया जाता है। उनका निराकरण किस उद्देश्य से किया जाता है कि मूल प्रति जो वो होती है, जो जिसको आदर्श प्रति भी कहते हैं, अर्थात जो पहली कॉपी ग्रंथकार ने जब ग्रंथ की रचना की उसकी फर्स्ट कॉपी, उसमें गलतियां ज्यादा नहीं होंगी। बाद में लिप्यंतर वाली और प्रतिलिपि वाली जो प्रतियों में गलतियां होती। पाठालोचन विज्ञान में इन पाठ संबंधी भूलों या समस्याओं का निराकरण करना होता है। अब पाठालोचन में इन्हीं समस्याओं का निराकरण किया जाता है, इन भूलों का समाधान किया जाता है। अर्थात पाठालोचन का मतलब हुआ जो पांडुलिपि आपके पास है, जिसका आप संपादन कर रहे हैं, उसमें जो कोई विकृत पाठ आपको लग रहा है, कुछ अर्थ उसका अनर्थ जैसा लग रहा है, तो उन पाठों को या फिर दूसरी और उसकी कॉपियां मिली, उन कॉपियों के साथ मिलान करने में अलग पाठ अगर उन कॉपियों से है तो उस पाठ की आलोचना करनी है, उस पाठ को समीक्षा करना है कि सही में ये पाठ क्या है, मूलकर्ता ने क्या लिखा होगा, और जो मूलकर्ता ने पाठ लिखा होगा उसी पाठ की पुनर्स्थापना करनी होती है। तो भूलों का निराकरण, तो प्रतिलिपि में विकृतियां क्यों और कैसे आती हैं। तो पांडुलिपियों में विकृतियां आने का जो कारण है, वो कुछ कारण यहाँ बताए गए। डॉक्टर सत्येंद्र जी के अनुसार किसी पांडुलिपि में लिपिगत विकृतियां लिपिकर्ता द्वारा निम्न प्रकार से की जाती हैं। तो सत्येंद्र जी ने कुछ जो है कारण बताए हैं कि किन कारणों से विकृतियां होने की संभावना रहती है। तो जिसमें पहला है जानबूझकर या सचोट सचोट गलती। जानबूझकर गलती करना मतलब कि जानबूझ करके उस ग्रंथ की प्रकृति को बिगाड़ना। कुछ लोग होते हैं जो ग्रंथ को जो है जानबूझ करके उसमें गलतियां कर देते हैं, जिससे कि क्योंकि उनका उस शास्त्र अथवा उस ग्रंथ के प्रति उनका मोह नहीं होता है, इस कारण से वो वहां सचोट गलती करते हैं। और वो गलतियां जो है इतनी, उसके भयंकर परिणाम होते हैं कि जो है हो सकता है एक छोटी सी गलती के कारण पूरा समाज और कई आने वाली पीढ़ियों को उसका जो है परिणाम भी भोगना पड़ जाए। एक मिनट। हाँ बिट्टू, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है ना। हाँ सर। जी। तो प्रतिलिपि में विकृतियां क्यों और कैसे आती हैं, इसके विषय में सत्येंद्र जैन जी ने जो है बताया है कि एक तो जानबूझ करके जो है करता हो, भाई वो अन्य किसी अलग परंपरा का है लिपिकार, ग्रंथ दूसरी परंपरा का उसके पास आ गया, उस परंपरा से वो द्वेष करता है, तो जानबूझ करके पाठों को जो है वो बिगाड़ देता है। या फिर अनजाने में, कुछ लोग अनजाने में गलती कर देते हैं, उसको निष्ठोट कहते हैं। वो अनजाने में गलतियां कर देता है कि उसको जो है पाठ को, एक पाठ को देख करके दूसरे पाठ को लिखना है, तो उस वहां जो है कॉपी करते समय वो
जो है अनजाने में उससे गलतियां हो जाती है। वो समझता है मैंने सही लिखा है, लेकिन कुछ पाठ उससे, कुछ अक्षर छूट जाते हैं, अथवा कोई जो है दूसरा अक्षर चाहिए लेकिन तीसरा अक्षर लिख देता है। दंत स तालव्य श का भेद नहीं पता, तालव्य श के स्थान पर दंत स लिख देता है। ये अनजाने में है। और एक है उभयात्मक, एक ये भी है कि दोनों प्रकार की, जानबूझ करके भी और अनजाने में। कुछ गलतियां तो जानबूझ के कर रहा है और कुछ अनजाने में उससे हो जा रही हैं। तो ऐसी प्रति में डबल ज्यादा गलतियां होंगी। कहीं कहीं तो वो खुद ही पाठ को बिगाड़ दिया, कहीं कहीं उसको खुद को ही नहीं पता था इसलिए, और वो पाठ में अंतर आ गए। इस प्रकार की विकृतियां निम्न कारणों से की जाती है। तो इन विकृतियों के कारण क्या है कि मूल पाठ में कुछ वृद्धि करने के लिए, या तो विकृति होती है जब कि वो मूल पाठ में कुछ बढ़ाना चाहे, उसको लगा कि नहीं मूल पाठ में थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा तो इसका अर्थ जो है अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि जितने अक्षर ज्यादा लिखेगा उतना पैसा उसको ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो अपनी ओर से दो चार श्लोक जोड़ देता है प्रसंग के अनुकूल। तो मूल पाठ में वृद्धि करने के लिए जो है गलती विकृतियां होती हैं। मूल पाठ में कुछ कमी दर्शाने के लिए विकृतियां होती हैं, मूल पाठ को कुछ कम करने के लिए भी वो विकृति कर देता है। और मूल पाठ के स्थान पर स्वैच्छिक पाठ रखने के लिए कई बार वो कहता है कि नहीं मूल पाठ में कर्ता ने जो लिखा है वो पाठ ठीक नहीं है, वो अपनी अपनी ओर से एक श्लोक लगा करके लिख देता है कि नहीं ये श्लोक ज्यादा अच्छा होगा, तो वो विकृति हो गई। फिर है मूल पाठ के क्रम परिवर्तन हेतु, मूल पाठ का उसको क्रम परिवर्तन करना हो तब भी वो गलतियां कर देता है। क्रम परिवर्तन मतलब कि पहले पाठ के बाद दूसरा पाठ, दूसरे पाठ के बाद तीसरा पाठ, चौथा पाठ, पांचवा पाठ, ऐसे आना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है कि पहले के बाद चौथा पाठ कर देता है, फिर तीसरा करता है, फिर पांचवा करता है। वो जो है क्रम को बदल देता है। और मूल पाठ में मिश्र पाठ की प्राप्ति का अंश स्वेच्छा से ग्रहण करने हेतु कई बार वो मिश्र पाठ की प्राप्ति का अंश स्वेच्छा से ग्रहण करने के लिए भी डाल देता है, खुद ही जो है उस मिश्रित पाठ को वहां रख देता है, स्वयं उस पाठ को ग्रहण कर लेता है। तो मिश्र पाठ की प्राप्ति का किसी एक परंपरा की प्रति से स्वेच्छा से मिलान करते हुए, कई बार वो मिश्र पाठ की जो है प्रति का किसी एक परंपरा की प्रति से स्वेच्छा से मिलान करने पर भी गलतियां हो जाती हैं। अपनी इच्छा अनुसार कोई ऐसी परंपरा का एक पांडुलिपि लिपि ले लिया जो सरल था, जो उसके लिए अनुकूल था, लेकिन वहां पे कुछ गलतियां थी तो भी उसको नजरअंदाज कर दिया, तो वहां पे भी विकृतियां होने के चांस रहते हैं। ऐसा करने के लिए कोई ना कोई कारण या भूल होती है जो निम्न में से एक हो सकती है। तो ऐसा व्यक्ति जब करता है तो किसी कारणवश किसी भूल के द्वारा कारण करता है, तो वो भूलें क्या क्या हो सकती हैं। एक तो है कि परिभ्रम अथवा लिप्यासन के कारण, भ्रम के कारण भ्रमित है, उसकी जो है परिभ्रम, उसका दिमाग कहीं इधर उधर घूम रहा है इसलिए गलती कर दिया। अथवा लिपि साम्य के कारण, लिपि में समानता के कारण भी वो जो है पाठ लिखा था जैन नागरी में और उसको वो बदल दिया देवनागरी में, जैन वो प्राचीन नागरी में, क्योंकि दोनों में लिपि साम्य है। तो उसे जो है वो सही से जैन नागरी के अक्षरों का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए वो वहां पे गलतियां कर दिया। फिर वर्ण साम्य के कारण, वर्ण साम्य के कारण भी गलतियां होती हैं। वर्ण साम्य का मतलब होता है दो अक्षर एक समान दिखाई देने के कारण। तो नागरी लिपि में या ग्रंथ लिपि में, प्राचीन लिपियों में ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो उनमें थोड़ा सा अंतर है, जो समान से दिखाई देते हैं। तो उस कारण से भी वो लिपिकार जो है त और सौ ब्राह्मी का देखिए लगभग एक जैसे हैं, तो वहां वो गलती कर देता है। च और ब्राह्मी का च, छ, ज, झ, य, हाँ, जैसे प और फ बहुत समास थोड़ा सा अंतर है, तो वो प को फ कर देता है या फ को प कर देता है।
वर्ण साम्य अर्थात वर्णों की एक रूपता के कारण थोड़ा सा अंतर होता है, वो उसको समझ में नहीं आता। शब्द साम्य के कारण कई बार समान शब्द के कारण भी जो है लैया गलती कर बैठता है कि जो है उसका भी अर्थ यही निकलेगा, लेकिन वो किस जो है परिस्थिति में वो शब्द कहा गया है, वो शब्द हर जगह फिट नहीं हो सकता। तो शब्द साम्य के कारण भी जो है लिपिकार गलती करता है। लिपिकर्ता द्वारा लिखित संकेत चिन्हों की नासमझी के कारण भी पांडुलिपियों में बहुत सारे संकेत चिन्ह भी मिलते हैं। और तो उन सांकेतिक चिन्हों का यदि लिपिकार ज्ञाता नहीं है, लिपि करने वाला उन सांकेतिक चिन्हों को नहीं समझता है, तो वहां वो गलती कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई पाठ को ऐड करना है और वो पाठ उन्होंने या तो नीचे की लाइन में पांडुलिपि में लिख दिया या ऊपर की लाइन में लिख दिया, थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखा होगा। जो एडिटिंग ऐड करने के लिए जो पाठ होगा वो मूल टेक्स्ट से उसके अक्षर छोटे होंगे। लेकिन जब तक उस हंसपाद और काकपाद वाले चिन्ह का अगर वो लिपिकार जानकार नहीं होगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा पाठ मुझे कहाँ ऐड करना है या कहाँ पाठ भेद है। तो हमें लिप्यंतर करते समय पांडुलिपियों में मिलने वाले चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे चिन्ह हैं, मैं आप लोगों को एक दिन बताऊंगा। तो लिपिकर्ता द्वारा लिखित संकेत चिन्हों की नासमझी अज्ञानता के कारण भी गलतियां होती हैं। किसी शब्द का ठीक ठीक अन्वय नहीं कर सकने के कारण भी, ठीक से अन्वय नहीं करेगा तो उसको अर्थघटन नहीं होगा। अर्थघटन नहीं होगा तो वो फिर जो है क्या करेगा कि कोई ऐसा शब्द रख देगा जिसका जो है उसको अर्थ बैठ रहा हो। फिर है शब्द या पंक्ति की पुनरावृत्ति के कारण। कई बार वो शब्द अथवा पंक्ति की पुनरावृत्ति कर देता है। एक लाइन लिखा, दोबारा से फिर उसी लाइन में आ गया, उसी लाइन को दूसरी बार लिख दिया, फिर थोड़ी देर पाठ ठीक चला, उसके बाद फिर एक लाइन को रिपीट कर दिया। या फिर कोई कोई शब्दों को दोबारा लिख देता है, या फिर अपनी स्मृति के द्वारा लिखने के कारण। कई बार लिपि करता क्या है कि जल्दी लिखने के कारण वो पूरे एक लाइन को या पूरे वाक्य को या पूरे एक पैरा को एक बार में रट लिया, पढ़ लिया, उसको रट गया, तो बस वो फिर जो है आंख बंद करके लिखता चला जाता है। वो दोबारा से उस कृति में देखता ही नहीं है। इस कारण से भी गलती होती है। इसलिए अपनी स्मृति के द्वारा लिखेगा तब भी गलती होगी। वाचक से सुनकर लिखने के कारण, समान ध्वनि होने के कारण, कई बार क्या है कि वो जल्दी ग्रंथ लिखना है तो उसको जो है वो अपने शिष्य को कहेगा कि ठीक है तुम बोलते जाओ मैं लिखता जाऊं। तो वाचक से सुन करके वाचना वाला जो व्यक्ति है वो वहां पढ़ करके सुना रहा है और ये दूसरा जो है सामने वाला लिखते चला जा रहा है। तो उससे क्या होगा, कहीं उससे अगर सुनने में कुछ गलती हो गई तो वो गलत लिख देगा। हाशिए में लिखित पाठ को प्रतिलिपि करते हुए सम्मिलित कर लेने के कारण। कई बार क्या होता है कि हाशिया, हाशिया मतलब पांडुलिपि का लेफ्ट और राइट साइड का जो हिस्सा होता है खाली जगह, उसको हाशिया बोलते हैं। उसमें हाशिए में लिखित पाठ को प्रतिलिपि करते हुए सम्मिलित करने के कारण, हाशिए में लिखे हुए पाठ को भी वो जो है प्रतिलिपि करते समय उसमें मूल पाठ में सम्मिलित कर लेता है। लेकिन वो चिन्ह का पता नहीं है, इसलिए जहां सम्मिलित करना चाहिए पाठ वहां वो उस पाठ को नहीं जोड़ पाता, दूसरी जगह जोड़ देता है। यदि लिपिकर्ता या वक्ता किसी क्षेत्र विशेष का हुआ और दूसरे किसी दूसरे क्षेत्र का, तो लेखन में विकृति होने की संभावना बनी रहती है। और यदि वो कुछ क्षेत्र विशेष का है और दूसरा किसी दूसरे क्षेत्र विशेष का है, तो क्या होगा, वो उसकी भाषा बोलने की टोन अलग होगी, इसकी समझने की टोन अलग होगी, और जिस कारण से क्या होगा कि वो जो है ठीक से नहीं बता पाएगा, लिख नहीं पाएगा।
तो उसको हाशिए में जो लिखा हुआ, कई बार ऐसा भी होता है कि हाशिया में तो एक शब्द दो शब्द होगा, छोटा कोई अक्षर होगा तो जोड़ देगा, लेकिन एक लाइन ही पूरा छूट गया या दो लाइन छूट गया तो वो पाठ को जो है अपर और लोअर मार्जिन में लिखेगा। उसके या तो पांडुलिपि के ऊपर के हिस्से में जो खाली जगह है या उसके नीचे हिस्से में जो खाली जगह है वहां लिखेगा। और उसका भी नियम है कि जैसे आपकी 12 पेज की कोई पांडुलिपि है, आपकी 5वीं पंक्ति में गलती है तो ऊपर से जो है वो ऊपर जाकर ऊपर के हाशिए में लिखेगा, क्योंकि उसको वो डिवाइड कर लेता है 50-50 में। 12 पंक्ति की अर्थात छठी लाइन पे जाकर के वो छठी लाइन से ऊपर में जो भी गलती होगी उन सारे लाइनों का जो है वो अपर मार्जिन में लिखेगा। और छठी लाइन से नीचे की किसी भी लाइन में यदि गलती है या कोई लाइन छूट गई है तो उसको लोअर मार्जिन में नीचे लिखेगा। ठीक है। अब है, यदि लिपिकर्ता या वक्ता किसी क्षेत्र विशेष का हुआ और दूसरा किसी दूसरे क्षेत्र का, तो लेखन में विकृति होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि सभी क्षेत्रों की अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं। प्राचीन पांडुलिपियों के पढ़ते या प्रतिलिपि करते समय अनजाने में या ठीक से नहीं पढ़ पाने के कारण लिपिकर्ता द्वारा अनेक विकृतियों या अशुद्धियों का समावेश हो जाता है। इस दृष्टि से भारत में विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान के पांडुलिपि भंडार में 15वीं से 20वीं शताब्दी तक की नागरी में लिखित पांडुलिपियों का अध्ययन करते हुए श्री लक्ष्मण भाई हीरालाल भोजक ने जो अशुद्धियां पाई उन्हें प्राकृत साहित्य स्वस्तर द्वितीय भाग में प्रस्तुत करते हुए कहा है। पंडित जो है लक्ष्मण भाई ने लक्ष्मण भाई ने जो कुछ जो है गलतियां पाई थी उनको उन्होंने जो है उजागर किया है। अभी लक्ष्मण भाई भुजक जो है प्राचीन जैन नागरी लिपि के बड़े विद्वान थे। गुजरात एलडी इंडोलॉजी में ये नौकरी करते थे और मुनिश्री पुण्य विजय जी महाराज साहब के वो परम भक्त थे। पुण्य विजय जी महाराज साहब ने ही उनको, लक्ष्मण भाई भुजक को, अपने साथ जो है ग्रंथ लेखन और संपादन के लिए रखा था। तो 15 से 20वीं शताब्दी तक की नागरी में लिखित पांडुलिपियों का अध्ययन करते हुए श्री लक्ष्मण भाई हीरालाल भोजक ने जो अशुद्धियां पाई उन्हें प्राकृत साहित्य स्वतः का द्वितीय विभाग में प्रस्तुत करते हुए कहा गया, और उन्होंने जो गलतियां पाई उसका उन्होंने जो है एक ग्रंथ में उल्लेख भी किया। प्राचीन पांडुलिपियों एवं आधुनिक मुद्रण में प्रयुक्त नागरी लिपि की वर्णमाला में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें आगे दिखाए गए दो चार्टों में समझाने का यत्न किया गया। प्रथम चार्ट में 3 खाने हैं। अच्छा, इन्होंने ये जो है लिखा हुआ है जिसमें प्रथम खाने में स्वर अनुस्वार और विसर्ग दिए गए। इनमें पहला वर्ण या अक्षर आधुनिक मुद्रण में प्रयुक्त होने वाला है और उसके सामने 15वीं 20वीं शताब्दी की मध्य लिखित पांडुलिपियां प्रयुक्त हुई हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो है जो चार्ट बनाए उन चार्टों में उन्होंने बहुत सारी विकृतियों को जो है उन्होंने वहां एकत्रित किया है, और कहाँ कहाँ गलतियां लैया से हो सकती हैं, कौन कौन से अक्षरों में साम्य है, जिस कारण से समान दिखने के कारण भी उन अक्षरों में गलतियां होने का चांस रहता है। वो सारी चीजों का उल्लेख लक्ष्मण भाई भोजक ने अपने जो है कुछ चार्ट जो बनाए हैं उनमें किया है। तो लक्ष्मण भाई भोजक पुण्य विजय जी महाराज साहब के शिष्य थे। अब तो नहीं रहे, लेकिन एली इंडोलॉजी अहमदाबाद में बहुत साल उन्होंने काम किया। संयोग से उस समय कुछ दिन मुझे भी उनके जो है संपर्क में रहने का अवसर मिला था। तो यहाँ इन्होंने किस किस कारण से क्या क्या गलतियां हो सकती हैं इसका उल्लेख किया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अक्षरों में ह्रस्व ई की मात्रा जोड़ने की 3 विधियां, जैसे ये 3 प्रकार से मात्राएं जोड़ी। दीर्घ ई की मात्रा, रेफ में भी दीर्घ ई की मात्रा को जोड़ करके भी लिखने की प्रथा। क में ह्रस्व उ की मात्रा 3 प्रकार से जोड़ी हुई। क में भी उ की मात्रा जोड़ते हैं तो वो कई बार क आधा ही रह जाता है। जैसे तू, तो में उ की मात्रा लिखेंगे तो आधा हो जाता है।
ऐसे दो में ऊ की मात्रा लिखते समय भी द आधा होता है, और स में ऊ की मात्रा लगाते समय स का स्वरूप थोड़ा चेंज होता है, अथवा ह में ऊ की मात्रा लगाते समय क्योंकि अक्षर के नीचे लगती है तो अक्षर विकृत हो जाता है। तो मात्राओं के कारण भी पाठ जो है दोष होते हैं। री की मात्रा को जोड़ते समय तो इस रीति से लिखा जाता है त्रि, तो में जब रिकार लगाएंगेत्रु लिखेंगे तृतीय, तो आधा हो जाता है उसका, वो जो है ये तो जो है ऐसे करके आगे को जो झुका हुआ रहता है, झुका हुआ ऐसा नहीं रहेगा, तो सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाता है। एक ही मात्रा अक्षर के पहले लिखी जाती है और एक पृष्ठ मात्रा या पड़ी मात्रा कहलाती है। कई जगह क्या है, प्राचीन नागरी लिपि में और ग्रंथ लिपि में भी अक्षर के आगे पीछे मात्रा लगाने की विधान है। जैसे एक की मात्रा अक्षर के आगे लगेगी पहले, और जो है ऊ की मात्रा अक्षर के पीछे लगेगी। तो ऐसा भी जो है, इस कारण से भी यदि लिपिकार को उन पड़ी मात्रा का बोध नहीं है तो वो वहां गलती कर दे। ओके। अक्षर में अनुस्वार के कारण, जैसे क में अनुस्वार लगा के कम बनाना है, अब कई जगह क्या होता है कि पहले क बनाया, उसके आगे में एक स्पेस, एक स्लीपिंग लाइन खींच के उसके सर पे एक बिंदु रख करके कम, ऐसा अनुस्वार बनाया जाता है। विसर्ग के दो बिंदुओं के स्थान पर खड़ी पंक्ति की तरह दो टुकड़े भी किए गए मिलते हैं। कई बार क्या होता है, विसर्ग जो है, पहले विसर्ग ऐसा ही था पांडुलिपियों में, ऐसा गोल नहीं था अभी जैसा है। पहले क्या होता था, जैसे क में विसर्ग लगाना, कह लिखना है, तो क के पीछे एक थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, दूसरी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन ऊपर नीचे, वो जो है विसर्ग का प्राचीन स्वरूप था। बाद में वो स्टैंडिंग लाइन धीरे धीरे छोटी होते होते गोल चीरों में बदल गई। संयुक्त अक्षर, इसके बाद क्रम से निम्नानुसार संयुक्त अक्षर लिखे गए हैं। संयुक्त अक्षरों के कारण भी जो है गलतियां होती हैं। एक ही वर्ग के अक्षरों को जोड़ने पर जो बदला हुआ स्वरूप है वह लिखा गया है। यकार और रकार जोड़ना, ल और व के साथ संयुक्त होने वाले अक्षर, तीनों वर्णों में संयुक्त होने वाले परिवर्तन जो है को प्राप्त होता है, प्रयोग होता है। जैसा कि श्री है, स्थ है, ओम है, ह्रीम है, श्रीम है, आदि जो है अक्षरों में ये जो मंगल सूचक चिन्ह जो है, प्रतीक हैं, इनमें गलतियां हो जाती हैं। इसके अलावा पुस्तकों के प्रारंभ में आने वाले जो भले मिंडू है, उसको भले मिंडू भी बोलते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में जो मंगल सूचक चिन्ह है, द जैसा लगा होगा, उसके ऊपर रेफ जैसा लगा होगा, उस प्रतीक चिन्ह को भी जो है, और पूर्णता सूचक चिन्ह अंत में छ है या पूर्ण कलश है, उनका ज्ञान नहीं होने पर लिपिकार क्या हो करता है कि उसी को कोई शब्द बना करके वो जो है उस शब्द से पाठ को शुरू करता है, तो वही पहला ही जो है पाठ वेद वहां शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं कारण हैं जिस कारण से गलतियां होती हैं। कोई शब्द दो बार लिखना हो तो शब्द के बाद में अंक 2 नंबर लिख देते हैं, तो जिनको पता है वो तो जो है उसको 2 बार पढ़ लेंगे या लिख लेंगे। जिनको उस नंबर का ज्ञान नहीं है वो समझेगा कि शायद गाथा नंबर लिख दिया है क्या। अब वो देखेगा नहीं, यहाँ तो श्लोक पूरा ही नहीं हो रहा, श्लोक संख्या कैसे आ गई, लेकिन उसका ध्यान इधर नहीं जाता कि ये डबल लिखा, पढ़ने के लिए लिखा है। तो बार बार लिखना हो तो बार बार इस विधि से लिखा जाता है, यानी कि बार बार लिखना है तो एक बार बार लिख दिया और उसके पीछे 2 नंबर लिख दिया, अर्थात बार बार, 2 बार। लेखक की भूल से रह गई आ की मात्रा ह्रस्व ई और दीर्घ ई की मात्रा क्रम से इस प्रकार बनाई जाती है। अगर अक्षर से कोई अक्षर में बड़े आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगाना भूल गया तो वो क्या करेंगे, अक्षरों में वहीं पे ऐड कर देते हैं। जैसे अ में बड़ा आ बनाना था, आ की मात्रा लगानी थी,
स्पेस नहीं बचा, तो क्या करेगा, आ के ऊपर डबल रेफ लगा देगा, तो उससे आ हो जाएगा। या फिर पति लिखना है, पत लिख गया, अब ई की मात्रा लगाने के लिए बीच में जगह ही नहीं है, तो वो छोटा सा 2 डॉट खींच करके ऊपर सिरो रेखा से ही क का जो आधार दंड स्तंभ है उसी से वो त के आधार के साथ जोड़ करके ह्रस्व विकार लगा देगा ई की मात्रा, और नीचे में एक स्टैंडिंग लाइन लगा देगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये मात्रा का जोड़ रहा। तो यदि अक्षर आगे पीछे लिख गया है तो अक्षर के ऊपर क्रम से पढ़ने के लिए अंक बनाया जाता है। एक जो है ये भी था कि यदि अक्षर उससे लिखते समय आगे पीछे लिख गया, जैसे कि उसको लिखना था कलम, लिख गया कमल, तो क्या करेगा, क तो ठीक है, और म पे और ल, कमल लिखना है उसको कलम लिख गया है, कलम लिखना है कमल लिख गया, तो ल पे 1 नंबर डालेगा और म पे 2 नंबर, ऊपर में छोटा सा 2 संख्या लिख देगा, तो लिप्यतन करने वाला उसको कलम ऐसा समझ ले। यदि अक्षर आगे पीछे लिखा गया हो तो अक्षर के ऊपर क्रम में पढ़ने के लिए अंक बनाया जाता है, जैसे कि कलम, कमल लिख दिया, उसको फिर कलम करने के लिए खाली ऊपर में नंबर डाल दिया कि क के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा और तीसरे अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। अक्षर या पाठ आदि भूलों से नहीं लिखा गया है तो वो जो है ऐसा उल्टा वी सीधा वी ऐसा आकार का जो है चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिनको योजक चिन्ह कहते हैं, या फिर हंसपाद काकपाद भी बोलते हैं। इसमें से कोई भी एक चिन्ह बनाकर बाहर मार्जिन में वह अक्षर या पाठ लिखा जाता है। बहुधा उस पाठ को लिखने के बाद ओम यानी कि ओली, जब वो पाठ लिख गया तो लास्ट में वो लिखेगा ओ, यानी कि नागरी लिपि का ऊ बना करके उसके सर पे वो एक आ की मात्रा डंडा, तो ओ हो जाएगा, जैसे जैन परंपरा में ओम लिखते हैं। तो ओ 4 अर्थात ओली नंबर 4, पंक्ति संख्या 4, या पंक्ति 5 प अनुस्वार 5 अर्थात 5वीं पंक्ति में कोई पाठ ऐड करना है। यदि ऊपर वाली मार्जिन में ओली 4 या पंक्ति 4 लिखा हो तो ऊपर से पंक्ति की गिनती करनी चाहिए। यदि नीचे के मार्जिन में वो ओली 4 या पंक्ति 4 ऐसा लिखा हो तो नीचे से चौथी में जाना चाहिए। छूटा हुआ पाठ इस प्रकार का चिन्ह बनाकर नीचे की पंक्ति में भी लिखा जाता है और उस पाठ के दोनों तरफ इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाता है। हाँ, यदि कोई पाठ छूट गया तो आप उस पाठ को किसी दूसरी पांडुलिपि में है या फिर उसी पांडुलिपि में मूल टेक्स्ट में पाठ लिखते समय छूट गया तो उसको बाद में ऐड करने के लिए वो क्या करेगा, वहां पे एक क्रॉस का चिन्ह बनाएगा जहां पे उस पाठ को ऐड करना है, और नीचे की पंक्ति में लिखा जाता है और उस पाठ के दोनों तरफ क्रॉस का चिन्ह लगाएगा, यानी कि नीचे सबसे नीचे में उस पाठ को लिखेगा और शुरू में जहां से वो पाठ शुरू हो रहा है वहां एक क्रॉस का चिन्ह लगाएगा और लास्ट में जहां खत्म हो रहा है उस जगह पे क्रॉस का चिन्ह लगाएगा। तो इस तरह से जो है वो पता चल जाता है। छूटा हुआ पाठ इस प्रकार का चिन्ह बनाकर नीचे की पंक्ति में लिख, और छूटे हुए पाठ को लिखने के लिए फिर क्रॉस का चिन्ह लगाएगा ऐसे, जब पाठ छूट गया उसके आगे गुणा का चिन्ह लगा देगा और लिख देगा। तो ऐसे भी पाठों को ऐड किया जाता है। अक्षर निकालने अर्थात डिलीट करने के लिए भी बहुत सारे विधान थे। कोई अक्षर ज्यादा लिख गया है, एक्स्ट्रा पार्ट है, उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे कैसे निकालेगा, तो उसके लिए जो है अक्षर के ऊपर जो है एक स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, जैसे क लिखा, आप लोग उसमें अपनी कॉपी में देख भी रहे हैं ना इस पाठ को, आप लोगों ने व्हाट्सएप में खोला है क्या पाठ? हाँ सर, देख रहे हैं। हाँ, उसमें भी मिलान करते जाइए। हाँ जी, हाँ। जी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जैसे क को डिलीट करना था तो क्या किया, क के सिर पे एक स्टैंडिंग लाइन खींच दी या फिर 2 स्टैंडिंग लाइन खींच दी। तो किसी अक्षर को डिलीट करने का एक ये भी तरीका है
कि उसके सर पे एक स्टैंडिंग लाइन खींच दीजिए, वो पाठ डिलीट हो जाएगी, या 2 लाइन खींच दीजिए, या फिर उसकी ओनली शिरो रेखा को जो है मिटा दीजिए हड़ताल से। कल हमने देखा कि हड़ताल का जो है उल्लेख आया था। तो हर साल हड़ताल, क्योंकि नागरी लिपि में जो है शिरो रेखा होती है, ये नागरी की विशेषता है। और यदि नागरी लिपि के किसी अक्षर को डिलीट करना है तो उसकी शिरो रेखा को सिर्फ डिलीट कर दीजिए। शिरो रेखा के बिना का जो अक्षर होगा वो डिलीट पढ़ा जाएगा, फिर उस पाठ अक्षर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। सर शारदा लिपि में? नागरी लिपि में, नागरी नागरी लिपि। में, शारदा में भी शिरो रेखा होती है। तो जिन अक्षरों के ऊपर शिरो रेखा नहीं लगाई गई होगी उनको जो है समझ लीजिए कि अक्षर डिलीट किया है। तो कई बार क्या होता है कि अक्षर लिखते समय वो अक्षर तो लिख लिया, तब उसको तुरंत याद आया अरे ये अक्षर की जरूरत नहीं थी, तब तो वहां शिरो रेखा लगाना छोड़ देगा। शिरो रेखा लगाने से पहले अगर उसको याद आ गया तो। और यदि शिरो रेखा लग गई तो फिर हड़ताल से उस शिरो रेखा को थोड़ा सा वो मिटा देगा। फिर वो चाहे, क्योंकि शारदा और नागरी दोनों पांडुलिपियों में शिरो रेखा होती है, तो इनके अक्षरों को डिलीट करने के लिए या तो उस अक्षर के सर पे 2 स्टैंडिंग लाइन या एक स्टैंडिंग लाइन खींचेगा, या फिर उनके शिरो रेखा को मिटाएगा, या फिर कोई मात्रा को हटाना है तो उस मात्रा को पर्टिकुलर वो जो है सफेदा लगा करके हटा सकता है, हड़ताल के द्वारा हटा सकता है, अथवा उसके ऊपर जो है स्टैंडिंग लाइन खींच करके उसको काट सकता है, तो वो डिलीट समझ लिया जाएगा। लेकिन नागरी लिपि में 2-3 अक्षर ऐसे हैं जिनमें शिरो रेखा होती नहीं, उसको ध्यान में रखना है। जैसे ध है, धा में शिरो रेखा नहीं होती, तो धा को डिलीट करना होगा तो क्या होगा, वो धा के ऊपर शिरो रेखा लगा देगा, क्योंकि उसका जिस अक्षर में शिरो रेखा पहले से नहीं होती है उसके ऊपर शिरो रेखा लगा देने से भी वो अक्षर डिलीट हो जाता है। धा है और ओ है, औ है, ऐसे 3-4 अक्षर हैं जिनमें शिरो रेखा नहीं होती। तो जिन अक्षरों में शिरो रेखा का विधान ना हो उनके ऊपर शिरो रेखा लगा करके भी उन अक्षरों को डिलीट जो है किया हुआ पांडुलिपियों में हमको मिलता है। तो आप लोग जब किसी पांडुलिपि पे काम करेंगे तो उस समय वो ये जो है चिन्ह आपको आने चाहिए, जिसके और उससे जो है आपका एडिटिंग का कार्य बड़े ही सुगम हो जाएगा और आप पाठ को जो है शुद्ध से शुद्धतर की ओर ले जा सकते हैं। तो अक्षर शिरोरेखा से रहित छोड़ दिया जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ बताया कि जैसे कलम, जैसे उनको लिखना था काम, लिखना था काम, लिख गया कालम, तो लौ की शिरोरेखा को बिना शिरोरेखा का लौ लिखा, अर्थात अब लौ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लिप्यंतर करते समय इसको आप काम ऐसा लिप्यंतर करेंगे। अक्षर के ऊपर हड़ताल, पीला रंग या सफेदा लगा करके भी जो है वो अक्षर को डिलीट करते थे। अधिक अक्षर या पाठ निकालना हो तो उसके अक्षरों के पाठ के आदि और अंत में एक जो है इस प्रकार का एक तीर जैसा लगाएंगे। अगर एक लाइन पूरी हटानी है तो वो क्या करेंगे, जहां से लाइन शुरू हो रही है वहां पे एक उल्टा तीर लगा देंगे, और जहां लाइन खत्म हो रही है वहां पे एक उल्टा तीर लगा देंगे। अर्थात तीर का हिस्सा बाहर की ओर रहेगा और वो अंदर की ओर उसका हिस्सा खुला हुआ रहेगा, ऐसा उसको इन्वर्टेड के अंदर कर देंगे उस पार्ट। तो उसका मतलब है कि वो पूरी लाइन ही डिलीट है। जैसे उन्होंने कहा है कि तेणम कालेणम, उसको हटाना था तो उसको उन्होंने 2 एरो के अंदर रख दिया, अर्थात ये पार्ट की जरूरत नहीं है। पंक्ति के अंत में यदि थोड़ी जगह बच गई हो तो वहां पर एक जो है ऐसा उल्टा वी जैसा, वो सीधा वी जैसा ही, लेकिन ऊपर में थोड़ा वी के ऊपर में एक स्टैंडिंग लाइन भी, ये उल्टा वी जैसा इस प्रकार का जो है दंड चिन्ह लगाते हैं, जिसको निकाला हुआ डिलीट किया हुआ ही समझना चाहिए। खुदनी की शोभा बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाता है।
एक ह्रस्व विकार जैसा है, इस प्रकार का ह्रस्व विकार पंक्ति के अंत में बनाकर उसका अक्षर दूसरी सर पंक्ति। फुदड़ी हाँ, क्या होता है? अब फुदड़ी मतलब वो फुदड़ी जो की है, शोभा बन। फुदड़ी मतलब शोभा के लिए, फूल जैसा, फूल जैसा, गांठ, गांठ जैसा। ओके। जी। और इस प्रकार ह्रस्व विकार छोटी ई की मात्रा को अगर हटाना है तो पंक्ति के अंत में बनाकर उसका अक्षर दूसरी पंक्ति में भी लिखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक लाइन पूरी लिख रहे हैं, लिखते समय लास्ट में जाकर के अक्षर लिख, पूरा अक्षर लिखने के लिए जगह नहीं बची, खाली छोटी ई की मात्रा लगाने लायक की जगह है, तो वहां पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। और बाकी के अक्षर को, जैसे किताब लिखना है, ई की मात्रा तो ऊपर वाली लाइन में लिख दिया लास्ट में, और क को उसके बाद जो दूसरी लाइन है लेफ्ट साइड से लिख दिया, तो कताब। और ई की मात्रा ऊपर लिखी हुई है, ऊपर की लाइन में जो छोटी सी जगह थी वहां सिर्फ ई की मात्रा लगाने लायक ही थी, अक्षर लिखने लायक स्थान नहीं था, तो मात्रा आगे लगा दी, बाकी का अक्षर इधर दूसरी लाइन में लिखा, किताब लिखा, ऊपर में ई की मात्रा है तो उसको किताब ऐसा पढ़ लेना। आ की मात्रा दीर्घ ई पंक्ति के बाहर मार्जिन में अथवा दूसरी अगली पंक्ति में भी लिखी जाती है। उसी प्रकार से आ की मात्रा भी कई बार क्या होता है कि वो जो पाठ है, उस पाठ जो मार्जिन क्षेत्र के अंदर का जो जिह्वा क्षेत्र है पांडुलिपि का, उसमें अंदर में वो अक्षर तो आ गया, बड़ी की मात्रा लगाने के लिए स्पेस नहीं था, तो उस मात्रा को वो मार्जिन के बाहर भी लगा देगा, तो भी वहां से उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मार्जिन में लिख दिया तो फिर वही इस पाठ को इसमें ऐड नहीं करना है, वो पाठ ऐड होगा। यदि मात्रा है तब तो उसमें काकपाद हंसपाद नहीं लगाएगा, और यदि कोई अक्षर छूटा है, कोई शब्द छूटा है, तो जहां ऐड करना होगा वहां पर वो काकपाद हंसपाद, क्रॉस का चिन्ह या उल्टा भी जैसा चिन्ह लगाएगा, और उस जगह पे वो, जहां पे भी वो काकपाद हंसपाद लगा हो वहीं पे उस पाठ को ऐड कर देना। पूर्ण विराम के लिए एक फुल स्टॉप, एक स्टैंडिंग लाइन का प्रयोग होता है, कई जगह दो दो स्टैंडिंग लाइन भी पूर्ण विराम के लिए लगती है। गाथा या श्लोक पूर्ण हो जाने पर दो स्टैंडिंग लाइन का प्रयोग भी मिलता है, और उसमें जो है छ जैसा नागरी लिपि का छ भी लिखा होगा, गाथा नंबर नहीं लिखा होगा। अगर गाथा नंबर लिखा है तब तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो गाथाएं जहां जहां प्राकृत की गाथाएं पूरी हो रही होंगी वहां गाथा के अंत में दो स्टैंडिंग लाइन खींचेगा, फिर जैन नागरी लिपि का छ बनाएगा, फिर दो स्टैंडिंग लाइन खींचेगा, इस प्रकार से उसको पूर्ण कलश में जो है बद्ध करता है। ग्रंथ के आदि में जो है, जैसे ए जैसा और द के ऊपर रेफ जैसा और जीरो जैसा, ऐसा जहां से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा होगा वहां पे ऐसा मंगल सूचक चिन्ह लगा होगा। आपको मैं पांडुलिपियां दिखाऊंगा तो वहां आपको ये मिल जाएगा। जो ये जो चिन्ह रहता है वो मंगल सूचक, आदि मंगल सूचक, और उसको भली मिंडू भी कहते हैं। आदि मंगल सूचक भी होता है, इसको भले मिंडू भी कहते हैं। भले मिंडू गुजराती का शब्द है, इसका मतलब होता है कि कुछ मीणना, मतलब कुछ बनाया हुआ है जिससे कि लोगों का भला हो, शुभ संकेतक चिन्ह, शुभ शुभकारी चिन्ह, उसको भले मिंडू भी कहते हैं गुजराती। तो ग्रंथ की समाप्ति या प्रकरण की समाप्ति पर ये छ जैसा जो है चिन्ह, अक्षर लिखा होगा। इस प्रकार छ का चिन्ह लिखा जाता है जो कि ग्रंथ या प्रकरण की समाप्ति का सूचक होता है। वो बताता है कि यहाँ इसको अंतिम मंगल सूचक चिन्ह भी कहते हैं, कि ये ग्रंथ पूरा हुआ या एक अध्याय पूरा हुआ, ये अंतिम मंगल है या मध्य मंगल भी कह सकते हैं। ता और छ के योग संयुक्त होने पर उनको त था पढ़ा जाना चाहिए। नागरी लिपि में, जैन नागरी में ऐसा है कि जब छ के साथ अगर त जुड़ा हो संयुक्त अक्षरों में
तो उसको तौ थौ पढ़ा जाता है। आप लोगों में से जैन नागरी किसी ने पढ़ी है क्या? जैन नागरी या प्राचीन नागरी लिपि पढ़ी है? नाइस। अच्छा। नहीं सर, अभी तक। वो भी अच्छा है, सीखना चाहिए। तो नहीं नहीं सर। हाँ, अभी हम ये ये नागरी जो लिपि था प्राचीन नागरी में अभी कोई शायद नेक्स्ट सैटरडे से या उसके अगले सैटरडे से हमारा जो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी ग्रुप है इस पे शुरू करूंगा। आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। शायद आप अंशी आप जुड़े हैं ना उसमें? जी सर, आकर्ष भी जुड़े हैं मैं और भी ये दोनों जुड़ा जुड़ हूँ। जाएंगे। एवरी सैटरडे संडे जो क्लास होती है। हाँ सर, सैटरडे संडे जो आप क्लास लेते हैं उसमें हम जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में। हाँ, तो क्लासेस भी अटेंड की थी स्टार्टिंग। उसमें हमने ब्राह्मी लिपि पढ़ा दी है, अब नागरी लिपि शुरू करेंगे। अभी मैं जो है हमारे यहाँ कुछ एक वर्कशॉप चल रहा है 1 महीने का, मैं उसमें व्यस्त हूँ, इसलिए पिछले सैटरडे संडे से 2 सैटरडे संडे क्लास नहीं ले पाया हूँ। अगले सैटरडे को संडे को उसका समापन है वर्कशॉप का, और उसके बाद फिर वो क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग उसमें भी जुड़ेंगे तो वहां से ओल्ड नागरी लिपि आप लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ जो है कुछ संयुक्त अक्षर हैं, तो उनमें छ के साथ जब त जुड़ता है तो उसको तौ थौ पढ़ा जाता है। स और छ जब संयुक्त होते हैं तो स्थ पढ़ा जाता है। छ के साथ जब आधा स जुड़ा होगा दंत स, तो उसको स्थ स्थान ऐसा पढ़ा जाता है। प्राचीन पुस्तकों में जिस अक्षर के ऊपर रेफ आता है उस अक्षर का द्वित्व कर देते हैं। अब प्राचीन पांडुलिपियों में ऐसा भी है कि जिन जिन अक्षरों के ऊपर रेफ होगा संस्कृत के पाठों में, वो अक्षर डबल लिखे होंगे। जैसे धर्म लिखना है, म के ऊपर रेफ है तो म डबल लिखा होगा। और प्राकृत पाली में तो धर्म का थम होता है, रेफ का लोप करके मौद्युत होता है। लेकिन संस्कृत में जो है रेफ भी रहता है और वो अक्षर भी डबल हो जाता है। फिर बाद में लिप्यंतर करने वाले के पास ये ऑप्शनल है, वो चाहे तो उस अक्षर को डबल द्वित्व करके भी लिप्यंतर कर सकता है, चाहे तो सिंगल भी लिख सकता है। आजकल जो है सिंगल लिखने की परंपरा आ गई है कि जिस अक्षर पर रेफ लगा है उसको सिंगल हम लोग लिखते हैं। लेकिन पहले जो है वो डबल लिखने की परंपरा थी, रेफ के कारण अक्षर द्वित्व होता था। ह्रस्व उकार को जब अग्र मात्रा के रूप में जोड़ते हैं तब उकार के ऊपर वाले भाग का शिरो रेखा नहीं होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है जब अग्र मात्रा जोड़ते हैं तो ऊ के ऊपर जो है शिरो रेखा नहीं आती है। जैसे क में ऊ की मात्रा है, तो आप देखिए क में ऊ की मात्रा आगे में एक ऐसे लगाई, जैसे त में ऊ की मात्रा, तो त बनाया और पीछे में ऊ की मात्रा लगाई, ये पृष्ठ मात्रा है। ऐसे म में ऊ की मात्रा, स में ऊ की मात्रा, तो पृष्ठ मात्रा पड़ी मात्रा लग रही है, लेकिन उस मात्रा के ऊपर शिरो रेखा नहीं लगा रहे हैं। इस क्योंकि शिरो रेखा तो सिर्फ जो अक्षर है अक्षर के ऊपर ही रहती है, मात्रा के ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं। यदि केवल मात्रा निकालनी डिलीट करनी हो तो उस मात्रा के ऊपर जो है 2 स्टैंडिंग लाइन जैसा जो है चिन्ह बनाया जाता है, जैसा कि इसमें बनाया हुआ है। यहाँ तो इन्होंने जैसे तो में बड़ी छोटी की मात्रा लगी थी, तो ई की मात्रा को सिर्फ डिलीट करना है, तो इन्होंने क्या किया, ऊपर में ई की मात्रा के ऊपर 2 लंबी लाइनें खींच दी, ता रहेगा, ई की मात्रा चली जाएगी। जैसे क में बड़ी ई की मात्रा है तो सिर्फ बड़ी ई की मात्रा के ऊपर 2 स्टैंडिंग लाइन खींच दी, अर्थात क रहेगा, ई की मात्रा डिलीट। जैसे तो में ए की मात्रा ते लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए की मात्रा को उन्होंने डिलीट किया, लेकिन तो रहेगा। गेरू लगाया हुआ भाग ध्यान आकर्षण का चिन्ह है, निकालने का नहीं। पांडुलिपियों में कुछ पाठ जो है गेरू लगा करके हाईलाइट किए हुए होते हैं, तो जो हाईलाइट किए हैं गेरू लगा के उस पाठ को हमें डिलीट नहीं समझना है। ऐसा नहीं समझना है कि हड़ताल लगा दिया है इसको डिलीट कर देना है ना, वो हाईलाइट किया हुआ है, अर्थात वो वहां पे या तो ग्रंथ का नाम हो सकता है, या किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है,
या फिर वो किसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको गेरू लगा करके हाईलाइट कर दिया है। तो हाईलाइट करने के लिए गेरू का प्रयोग होता है। पुरानी पुस्तकों में यदि पद छूटा हुआ दिखता है या बीच में कहीं पर जगह छोड़ी गई दिखती है, तो वह लिपि की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। लिपि की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई बार कुछ कुछ जगह छोड़ करके भी लिखने का विधान मिलता है। प्राचीन पुस्तकों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार भी प्रयोग होता है। यदि अशुद्ध लिख गया तो वो और लेखक को ध्यान में आ जाए तो उस अशुद्ध अक्षर के ऊपर उसी समय शुद्ध अक्षर लिखकर जो है सुखा देता है, और जो भाग नहीं चाहिए उस भाग के ऊपर हड़ताल पीला रंग लगाकर शुद्ध अक्षर बना देता है। तो हड़ताल क्या है? पीले रंग का होता है। पर यदि हड़ताल लगाना रह जाए तो वह अक्षर इस प्रकार दिखता है। तो वो कई बार क्या करता है कि कोई अक्षर तो लिख गया, उसी अक्षर को थोड़ा सा हम लोग भी पेन से जो है कलम, कई बार कोई अक्षर लिखते हैं, कुछ दूसरा अक्षर बनाना है सर, तो उस हाँ एक्सक्यूज मी, जी उत्तम सिंह जी, जी अगर ना स्लेट में ना अगर आप थोड़ा सा बताएंगे ना, मुझे लगता है ऐसे तो आप समझा रहे हो ठीक है, तो जी स्लेट में थोड़ा लिख के बताएंगे ना, थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपके अच्छा पास कोई एग्जाम्पल वाली कोई स्लाइड हो। जी हाँ, हाँ ऐसे तो वो से लगभग अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा बता रहे जी हैं। जी एक वो अगर से क्या हाथ में हाँ स्लेट या कुछ हो ना, वो हमको ऐसे जी दिखा देना लिख के, तो क्या उससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, तो ऐसा है, कर सकते हैं। मैं बोर्ड पर हाँ, इनको ना बोर्ड पर लिख करके आप लोगों को फिर बताना पड़ेगा। ये जो हैं, या स्लेट, कोई छोटी स्लेट हो ना सर, जी जैसे जी कोई स्लेट है ना, उस पे भी आप हम्म, बैठे बैठे लिख के दिखा दे तो भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ऐसा है तो ये मैंने आपको बुक जी मैंने आपको बुक भेजी है, उसका पेज नंबर 35 है, तो उसमें सारे चिन्ह बने हुए हैं। मैंने आपको मेल की है बुक। यदि आप 35 नंबर पेज पे ये बुक को भी साथ में खोल लेंगे तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो फिर मैं इन सारे अक्षरों को, मेरे पास भी जो है एक पीडीएफ है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा उसको। ये जो जी सर। पांडुलिपि में प्रयुक्त होने वाले जो चिन्ह हैं, ये सारे चिन्हों को मैं आज व्हाट्सएप से आपको ग्रुप में भेज दूंगा। अगली क्लास में फिर मैं इस पे विस्तार से डिस्कस करूंगा और बोर्ड पर लिख करके इनको बताऊंगा मैं। आज तो अभी मैं जहां बैठा हूं वहां बोर्ड की सुविधा नहीं है। हाँ, तो थैंक यू नेक्स्ट, सर। जी ठीक है, नेक्स्ट अगली सेशन में देख लेंगे। अगले सेशन में मैं आपको बोर्ड पर लिख करके भी बता दूंगा इनको। फिलहाल आप जो है पेज नंबर 35 में पुस्तक में देख लीजिए। इसमें बहुत सारे हैं। तो जो है अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार भी प्रयोग करते हैं। और यदि किसी अक्षर को उन्हें ये करना है, सुधारना है, गलती से कोई अक्षर लिख गया है तो उसी अक्षर में थोड़ा सा करेक्शन करके उस अक्षर को दूसरा अक्षर बना देते हैं। ऐसा हम लोग भी आजकल भी करते हैं। फिर है कि पहली पंक्ति के ऊपर खाली जगह होने के कारण कतिपय लेखक ह्रस्व और दीर्घ प्रकार की मात्राएं जो हैं लगाते समय थोड़ा सजा करके लगाते थे। क्योंकि जो मार्क उसके ऊपर पहली लाइन है, उसके ऊपर मार्जिन क्षेत्र है, वहां पे स्पेस है, तो उस स्पेस में वो जो है कलाकारी दिखाने के लिए, वो जैसे श्री लिखना है तो श्री लिखते समय वो जो है ई की मात्रा को सजा करके लिख देंगे, जैसा इन्होंने बताया है। जैसे हर्ष विकार जौ में ई की मात्रा लगाई तो ई की मात्रा को ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा गोल गोल राउंड राउंड बना दिया। सी श्री, जैसे श्री लिखा है तो पीछे से उसने मात्रा को जो है थोड़ा श्री यंत्र जैसा भी एक पांडुलिपि में लिखा बनाया हुआ मेरे को मिला। जैसे यदि मैं सर उसको, मेरे शेयर करें पास क्या बुक?
हम्म, एक मिनट तो में सवनी जी आपको, को नहीं दिख रहा है तो हम शेयर करें क्या? हाँ, मैं शेयर करता हूँ, मैं एक 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 पांडुलिपि शेयर करता हूँ आप लोगों को, अच्छा, वहां से आपको पता चलेगा। सर बुक का पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं तो आसानी हो जाएगी। हम्म, अच्छा, तो ये आपने मुझे व्हाट्सएप में भेज, रेशमा जी व्हाट्सएप शेयर में, कर सर रेशमा जी भी शेयर कर पाएंगे, अगर व्हाट्सएप पे अच्छा, भेजा हुआ है सर मैंने आपको। एक मिनट में देखता हूँ अगर, वैसे सर कुछ और शेयर कर रहे हैं, लेकिन अच्छा मैं आप लोगों को, वो पेज 30 है 35 है? 35 ओके ओके। मैंने एक स्क्रीन शेयर की है, पांडुलिपि दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइव ये, नंबर हम्म, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है जी सर। जी? ये सर दिखाई दे रही है। इसमें देखिए थोड़ा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ इन्होंने, ये देखिए ये जो पांडुलिपि जो है, ये अपर मार्जिन एरिया है, और ये लोअर मार्जिन है, और ये लेफ्ट मार्जिन है, ये वाला मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये साइड जो है राइट मार्जिन है ना, इसको हाशिया भी बोलते हैं। तो ऊपर के हाशिया में जो है उसके पास स्पेस था, इसलिए उन्होंने देखो ये जो भले बिंदु बनाया, प्रथम मंगल सूचक चिन्ह, यही से पता चलता है कि ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ होता है, आदि मंगल चिन्ह। और इतना बना करके फिर इसको सजाने के लिए थोड़ा ये तरंग जैसा, और ये यहां तक उसको जो है खींच के लाए। उसी प्रकार से जैसे ये आप सिद्धा, सिद्धा में बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा को देखिए, थोड़ा ऊपर जगह थी तो ऊंचा लगा दिया। बाकी अन्य दूसरी लाइनों में आप देखेंगे इतनी ऊंची जो है लाइन ये नहीं होगी, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ये विसर्ग देख रहे हैं यहाँ लास्ट में, तो विसर्ग को थोड़ा स्टैंडिंग लाइन जैसा लगाया। ओके, और भी मैं आप लोगों को और भी कुछ बताता हूँ। सर नमो के साथ में लेकिन नामा है क्या कि नमो ये ही है? नमो, नमो ये अग्र मात्रा है, ये न है। मो में ये आगे जो लगा है ये आ की, ये ए की मात्रा है, और पीछे आ की मात्रा है, इसलिए नमो। अग्र ये बड़ी मात्रा वाली है प्रति ना, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। जैसे ये जो है ना, ये रोग है, रोग, रो में आगे ए की मात्रा और पीछे आ की मात्रा, अर्थात रोग। ओके, समय मिला तो मैं आप लोगों को ओल्ड नागरी लिपि या जैन नागरी लिपि भी पढ़ा दूंगा, और भी कुछ थोड़ा शेयर करना चाहता हूं मैं, एक मिनट। नागरी लिपि, तो देखिए अंत में जो मैंने ये जो चिन्ह बताए थे ना, ये तो जो है आदि मंगल है, ऊपर वाले तो पहला दूसरा तीसरा ये आदि मंगल है, ग्रंथ के प्रारंभ में मिलेंगे। और ये तीन चार जो हैं, ये छह जैसा, और ये अंतिम मंगल है। ये जहां ग्रंथ समाप्त हो रहा होगा, पूर्ण कलश के द्योतक है, पूर्ण कुंभ जैसा। और जो संयुक्त अक्षर वाला था छ और त थ वाला, वो भी आपको बता देता हूँ।
देखिए ये जैसे क में रेफ लगाया, क में ई की मात्रा है और रेफ भी है, तो इन्होंने क्या किया, क रेफ और रेफ के साथ ही ई की मात्रा को भी जोड़ दिया। तो रॉकी पढ़ते समय रॉकी पढ़ेंगे इसको, जैसे तुर्की लिखते समय, तो इसके आगे तू लिखा दीजिए, लिख दीजिए तू, तो तू होकर के, और र और क है तुर्की हो गए। और जो संयुक्त अक्षर जो था वो, ये देखिए ये त थ जो है छ, ये छ है और ऊपर उसमें त लगा दिया, और ये इसको पढ़ेंगे त थ, ये तो छ थ में बदल जाता है। इसी प्रकार से जैसे ये प में भ लगा हुआ है और अक्षर बनता है ब भ, प्राकृत का जो गब्भ शब्द है इस प्रकार से लिखा होगा, इसके आगे सिर्फ ग लगा दो तो गब्भ हो जाएगा। उसी प्रकार से जब प में भ लगेगा तो ब भ, और ये है ज झ। मूर्धन्य ष में जब भ लगा होगा तो उसे ज झ पढ़ेंगे। तो और एक और अक्षर है क ख वाला, ये र और क मिलकर के, जब र और क एक ही सिरोरेखा के नीचे लगे लिखे होते, देखिए ये र और क एक ही सिरोरेखा के नीचे लिखे होंगे तो उसे क ख पढ़ेंगे। ये जैन नागरिका है, शुद्ध जैन नागरिका है ये क ख। उसी प्रकार से जो है ये च छ है, छ के ऊपर च है, ये डबल जॉ, ये भी डबल जॉ है। ये वाला जो है जैन पांडुलिपियों में ये जैन नागरिका, शुद्ध जैन नागरिका है, संयुक्त अक्षर है। और ये आपके यहाँ भी आदि मंगल बना हुआ है, देखिए ग अंग्रेजी का गो जैसा लिखा हुआ है, दो स्टैंडिंग लाइन, फिर ये 9 नंबर जैसा, फिर जीरो, फिर दो स्टैंडिंग लाइन, अर्थात आदि मंगल। या फिर दो स्टैंडिंग लाइन, एक ए और दो जैसा, उसके ऊपर रेफ जैसा, और जीरो, जीरो उस समय ऐसी ऐसी थी, गोल नहीं थी, थोड़ी इस प्रकार से थी, चौकोर, और दो स्टैंडिंग लाइन। तो ये जो है आदि मंगल है। आ, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कुछ अक्षर जो है समान अक्षर, जैसे ये देखिए ये ऊ है, ये ओ है और ये न है, और इनमें थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे ये त है, ये न है, ये ऊ है, ये भ है, जो त जैसा लग रहा है, और ये व। तो कई अक्षर समान, एक समान भी होते हैं, समानता के कारण भी जो है लिपिकारों से जो है लिखते समय गलतियां होती हैं। अब देखिए ये जो ध है ना, एक मिनट, हाँ सर, हेलो, आप अच्छा, वो खंडारे जी ले लेंगे सर, जी जी सर, जी सर। तो जैसे ये ध है, मैंने बताया कि ध में सिरोरेखा नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही ये जो है मूर्धन्य श, ये प के नीचे जब भ लगा होगा तो ब भ पढ़ेंगे, मूर्धन्य श के नीचे भ लगा होगा तो इसको ये जो है ज झ पढ़ेंगे। तो ये ब भ, ये ज झ, ये ब भ, ये ज झ, ठीक है। इतना से हो जाएगा, बाकी और चीज एक और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। चाहिए नहीं, फिर से एक बार और शेयर करता हूँ, से आगे जाएगा नहीं।
कुछ पांडुलिपियां मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा। अगली क्लास में मैं कुछ चिन्ह और कुछ पांडुलिपियां, ये जो चिन्ह हैं इनके जो बचे हैं, इस विषय में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और कुछ पांडुलिपियां भी शेयर करके आप लोगों को भी दिखा दूंगा। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके संबंध में कोई प्रश्न है आप लोगों का? आप प्रश्न पूछ लीजिए। सर जो आप चिन्ह बोल रहे हैं ना, वो इसी बुक में आगे भी दिया हुआ है, टेबल बनी हुई है पूरी। ये पाक पाद और हस्त पाद जो भी आप बोल रहे थे, वो आप बुक में भी दिया हुआ है इसी चैप्टर में। और सर मेरे को पूछना था, मिश्र पाठ आपने शब्द यूज किया था, उसका क्या मीनिंग? हाँ, मिश्र पाठ में क्या होता है कि मिश्र माने मिश्रित, मिला हुआ। कई बार मिश्र पाठ दो तरह से हो सकते हैं, लिपि की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से। कुछ पाठ तो ऐसे होंगे कि वो उनमें वो शब्दों में जो है लिपि, वो लिपिकार जो है एक से अधिक लिपि का जानने वाले। कहीं कहीं बीच में उसने जो है जैन नागरी लिख दिया, कहीं नागरी लिख के अक्षर लिख दिया, या फिर कहीं बीच में शारदा लिपि का अक्षर बना दिया। तो एक तो वो मिश्रण हो गया लिपि के कारण, पाठ मिश्रित हो गया। दूसरा हुआ भाषा के कारण, कहीं उसने वो जो है शब्द को प्राकृत भाषा का प्रयोग कर दिया, कहीं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग कर दिया, तो जो है वो पाठों को मिला दिया, मिश्रित कर दिया। तो भाषा के आधार पर भी पाठों में मिश्रण होता है, लिपि के आधार कारण भी पाठों में मिश्रण होता है। दूसरा, कंटेंट के आधार पे, विषय वस्तु के आधार पर, वो विषय वस्तु कोई चल रहा था, उसमें उसने अपना भी एक श्लोक डाल दिया, या दो शब्द उन्होंने कोई कोई उपमा उपमा देने के लिए, या कुछ पाठ के अर्थ को बदलने के लिए उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी दो शब्द जोड़ दिए। तो वो पाठ जो उसमें मिल जाते हैं वो सब मिश्रित पाठ होते हैं। ठीक है ओके सर। जी। और कोई प्रश्न है किसी का? सर इसमें लिखा था कि मिश्र पाठ की प्रति का किसी एक परंपरा की प्रति से स्वेच्छा से मिलान करते हुए, इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। जो मिश्र पाठ की जो, देखिए क्या होता है, क्या है, जब आप समीक्षात्मक संपादन करते हैं, क्रिटिकल एडिटिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट जब भी करेंगे, तो आपको एक से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए, पांडुलिपियां चाहिए समीक्षा करने के लिए। तो एक से एक ही विषय की 5 या 7 या 3, एक से अधिक 2 पांडुलिपियां भी या 3 पांडुलिपियां आपको मिल गई, तो मूल एक उसमें से एक आदर्श कृति को चयन करेंगे। उस आदर्श कृति में क्या पाठ लिखे हैं वहां पे भी गलती हो सकती है, और दूसरी प्रतियों के साथ उनके पाठों को मिलान करेंगे। तो दूसरी प्रतियों में जो पाठ समान चल रहे हैं, तीनों प्रतियां हैं आपके पास, 3 में कोई पाठ समान चल रहे हैं, अर्थात वो तो उसमें तो कोई गलती है नहीं। कहीं कहीं एक में वो पाठ है, दूसरी में उससे भिन्न है, तीसरी में फिर वही पाठ है। तो दूसरी में जो भिन्न पाठ है उस पाठ का आपको जो है समीक्षा करनी होती है, मिलान करना होता है। वो पाठ जो है, जो भिन्न पाठ भिन्न है, पाठ भेद है, वो मिलान दूसरी प्रतियों के साथ मिलान करने पर ही निकल करके आएगा। इसके लिए कोलेशन सीट बनाने का भी विधान है, जिसको संतुलन पत्रिका कहते हैं। उसमें 36 जो है 38 खाने होते हैं, 36 खाने होते हैं, और उन 36 खानों में एक एक अक्षर को लिख करके जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट का पाठ लिखा जाता है। फिर उसके नीचे दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट के पाठ को उस मिलान करते हुए जाते हैं, जहां वो पाठ भेद होगा सिर्फ उस पाठ भेद को लिखा जाएगा। आपको पता होगा रामायण और महाभारत की जो समीक्षात्मक आवृत्तियां छपी हैं, वो लगभग 1-1 लाख पांडुलिपियों के संकलन हुआ, समान पाठ वाली, और उन पांडुलिपियों में से फिर शुद्ध पाठ को ढूंढ करके तब वो रामायण महाभारत के क्रिटिकल एडिशन बने।
तो पाठ मिलान करना मतलब उसी प्रत उस प्रत की अन्य प्रति के साथ उसके पाठों को मिलाना। ठीक है ओके सर। जी। ओके, फिर आज इतना रखते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सर। कल फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आप मीटिंग एंड कर दीजिएगा। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू।